गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। आज से हम लोग इस कोटेशन को अपने जीवन में लागू करेंगे और आईएएस बनने से कोई हमें नहीं रोक सकता है। कहा गया है, आंखों में पानी रखो, होठों में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिले, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो। जी हाँ, इस जोश और जुनून के साथ अगर हम लोग तैयारी करेंगे तो एक ना एक दिन हम लोग सफल जरूर होंगे। किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमको जोश और जुनून की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये भी कहा गया है कि सपना एक देखो, अगर सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज हम लोग इसी ऊर्जा के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। बच्चों, अगर हम लोग बात करें कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो जैसे हमने कहा कि अगर हमको आईएएस बनना है या हमको सफल होना है, तो उसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या है कि हमारा शरीर फिट होना चाहिए, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए, हमारे अंदर कोई रोग ना हो, हमारे अंदर सोचने की क्षमता हो, हमारे पास एनर्जी हो, हमारी बॉडी स्ट्रांग रहे, लोगों से लड़ने की, जीवाणुओं से लड़ने की, बहुत सारे रोगाणुओं से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। साथ ही साथ हम जल्दी थके नहीं, आगे बढ़ते रहें। कम ज्यादा हार्ड वर्क करने से अगर हम थक जाते हैं तब भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो हमारे अंदर वो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे हम अपने लक्ष्य को पाने में और सहज महसूस करेंगे, और उसके लिए हम क्या खाएं, उसको हम कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और वो हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं। इन चीजों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो उस टॉपिक का क्या नाम है? न्यूट्रिशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है इस टॉपिक में बच्चों। एक एक चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि न्यूट्रिशन क्या है, तो हम कहेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है? स्टडी ऑफ फूड है, भोजन का अध्ययन है, उसका कॉम्पोजिशन और अमाउंट नीडेड बाय द बॉडी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। न्यूट्रिशन में हम लोग फूड का, उसके कॉम्पोजिशन का, हमारी बॉडी के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, कितनी उसकी नीड है, और उसका हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है, इन सब की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है कि पोषण क्या होता है। यहां से आने वाले जो अब जब आप आगे तैयारी शुरू करेंगे और जब आप हायर लेवल पर जाएंगे, तो ये सब चीजें वहां पर भी आपको पढ़ने को मिलेंगी, और बहुत ही डीप में चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, न्यूट्रिशन पढ़ना हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऑफिसर बनते हैं, हम किसी स्टेट में, किसी ब्लॉक में, किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर वहां के ऑफिसर बनते हैं, तो वहां पर न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस है, वहां पे लोगों को न्यूट्रिशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कितने लोग कुपोषित हैं, माल न्यूट्रिशन है, वहां पर कौन कौन से न्यूट्रिएंट की सप्लाई की जा सकती है, इन सब की जानकारी हमको पहले से होनी चाहिए। तो इसीलिए सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है कि इसको हम पढ़ें और उसको हम समझ सकें। आती है कि डिफिनीशन अगर हम देना चाहें कि अलग अलग जो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन को, तो उसमें बहुत सारे टर्म आते हैं। एक टर्म आपका आता है फूड। फूड क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स क्या होते हैं? डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट क्या होता है? आरडीए क्या होता है? और जीडीए क्या होता है? इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आप देखिए बच्चों, हम खाना खाते हैं, फूड खाते, इंटेक करते हैं, फूड फूड कहते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली फूड है क्या? क्या हम सब कुछ खा सकते हैं? जो भी हम खाएं वो फूड हो जाएगा? ऐसा नहीं है। तो फूड को एक डिफाइन किया गया है कि कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस मे बी सॉलिड,
और लिक्विड। कोई भी पदार्थ या तो ठोस अवस्था में हो या द्रव अवस्था में हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, ऐसे पदार्थ जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो और वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? फूड कहेंगे। जैसे वाटर क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट लेते हैं, ये भी एक क्या हो गया? आपका फूड हो गया। जैसे कोई आपका क्या करता है? सलाइन लेता है, जब कोई खा नहीं पाता है तो उसको सलाइन चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, वो भी उसके लिए क्या है? फूड है, क्योंकि उसमें क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, सब क्या है? ये सब आपका न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, तो वो भी क्या हो गया? फूड हो गया। अब जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए सॉइल, मिट्टी, प्लास्टिक, रॉक्स, अब ये सब इसमें न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए नहीं होते हैं, तो ये हमारे लिए फूड नहीं हुए। हमारे लिए फूड वही है जिसमें हमारे बॉडी को जो रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो होने चाहिए। तो अगर उसमें हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? फूड कह देंगे। फिर बात आती है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? फूड में क्या होता है? फूड में बेटा न्यूट्रिएंट्स होगा, फूड में न्यूट्रिएंट्स होगा। तो अब बात आती है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सके और उसको यूटिलाइज कर सके। जो न्यूट्रिएंट्स वे होंगे जो हमारी बॉडी उसको क्या करे? यूटिलाइज कर सके और उसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सके। ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक और ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, तो आपको उठना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको अपने को ऊर्जावान बनाना पड़ेगा। कहते हैं बेड पर लेटे रहने से आईएएस नहीं बना करते, दिलो जान से रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, तब आप मिशन आईएएस पाते हो। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। तो अगर आप सफल हो जाएंगे तो परिचय दुनिया से करवाएगी तुम्हारा, और अगर आप असफल हो गए तो दुनिया का परिचय आपको करना होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि दुनिया आपका परिचय दे कि आप दुनिया का परिचय दोगे। तो आज से ही लग जाइए दिलो दिमाग से और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे थे कि फूड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि जो भी फूड में जो भी कंटेंट है, जो सब्सटेंस हैं, वो हम डाइजेस्ट कर सके और उसको हमारी बॉडी क्या कर सके? यूटिलाइज कर सके। तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। अब आती है कि ये न्यूट्रिएंट्स में वो कौन सी चीजें हैं जो डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी यूज करती है। तो न्यूट्रिएंट्स का वो पार्ट जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है वो क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, अभी आगे हम बताएंगे, वो सब एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब एलिमेंट से ही हमारे न्यूट्रिएंट्स बने होते हैं। ये सिंपल सब्सटेंस होते हैं, इनको हम और छोटा ब्रेक नहीं कर सकते हैं। हमारी बॉडी इन्हीं एलिमेंट्स को क्या करती है? यूटिलाइज करती है और उससे हमको एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारा ब्रेन डेवलप होता है, हम हार्ड वर्क कर पाते हैं, हम रोगों से लड़ पाते हैं, हमारे अंदर पानी, मिनरल्स, पीएच, इन सब का रेगुलर बैलेंस होता है, हमारी बॉडी में ब्लड की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। इन सब के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो एलिमेंट्स करते हैं। एलिमेंट्स कहाँ होते हैं? न्यूट्रिएंट्स में होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे होते हैं? तो फूड में होते हैं। और फूड की स्टडी को हम लोग क्या कह देते हैं? न्यूट्रिशन कह देते हैं। इनको आपको ध्यान रखना होगा। अब बात आती है कि ये हम जो लेते हैं तो क्या हर इंसान का न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका एक जैसा होता है? जैसे कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई ब्राजील में रह रहा है, कोई अफगानिस्तान में रह रहा है, कोई श्रीलंका में रह रहा है, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, कोई मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका में रह रहा है, कोई इंडोनेशिया में रह रहा है, कोई जापान में रह रहा है, कोई चाइना में रह रहा है।
तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरह के फूड वो लोग इनटेक करते हैं। तो सबकी डाइट क्या होती है, अलग अलग होती है। डाइट डिपेंड करती है वहां के क्लाइमेट्स पे, वहां पर जो चीजें अवेलेबल है फूड के रूप में, उन्हीं को हम लोग इनटेक करेंगे। हमारे यहाँ गेहूं चावल ज्यादा मात्रा में होता है तो हम लोग ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। कहीं पे मक्का ज्यादा उगता है, उसका यूटिलाइज करते हैं। कहीं पर वेजिटेबल्स और फ्रूट का ज्यादा यूज किया जाता है, कहीं पर फिश का ज्यादा यूज किया जाता है, कहीं पर मीट का ज्यादा यूज किया जाता है। तो अलग अलग डाइट जो होती है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग होती है। इंडिया में भी अगर आप देखें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर डाइट अलग अलग हो सकती है। जो वेस्ट बंगाल में खाया जाता है वो पंजाब में नहीं खाया जाएगा, जो केरला में खाया जाता है वो नॉर्थ इंडिया में नहीं खाया जाएगा। आप देखेंगे जब जाते हैं रेस्टोरेंट में तो साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट चाइनीज जो होता है आपका, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, पंजाबी, अलग अलग वहां पे आपको वैरायटी मिलती है। तो एग्जैक्टली डाइट क्या होता है, तो सिलेक्शन ऑफ फूड ईच पर्सन ईट। हर व्यक्ति जो फूड को सेलेक्ट करता है खाने के लिए वो उसकी डाइट होती है। यानी कि हमारी थाली में जो चीजें रखी हुई हैं दैट इज डाइट, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारी डाइट है। अब हमारी डाइट में क्या होगा, अब हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं तो हमारी डाइट में क्या होता है, रोटी होगी, सब्जी होगी, चावल होगा, दाल होगी, अचार होगा, सलाद होगा। अब आप सोचिए कि पंजाब में क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा, गुजरात में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा, केरला में क्या होगा, तमिलनाडु में क्या होगा, उड़ीसा में क्या होगा। आप इस तरह से एक सोच सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या होगा, असम में क्या होगा, नागालैंड में क्या होगा, मणिपुर में क्या होगा। तो अलग अलग डाइट्स आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन कोई भी चीज अगर आप खाते हैं उनसे एलिमेंट्स ही मिलेंगे, काम वही होगा जो नॉर्थ इंडिया में हो रहा है भोजन से वही साउथ इंडिया में होगा, वही काम हर जगह पे होगा। एलिमेंट्स मिलेंगे, वो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस करेंगे, हमको एनर्जी देंगे, हमारी बॉडी की ग्रोथ करेंगे, ये सारी चीजें वो करेंगे। खाएं हम कुछ भी, बस उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जो फास्ट फूड होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और जो हमारे हेल्दी फूड्स होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। इसीलिए डाइट पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, ज्यादा जोर दिया जाता है बैलेंस डाइट पे। डाइट लेने से काम नहीं चलेगा। डाइट का मतलब क्या हो गया कि मान लो किसी पर्सन को 2 किलो चावल खाने की मन है, उसने 1 किलो चावल 2 किलो चावल खा लिया। अब उस चावल से उसको केवल क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लेकिन उसकी बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, उसको बहुत सारे मिनरल्स की, बहुत सारे वाटर की, बहुत सारे प्रोटीन की, बहुत सारे फैट की, इन सब की भी रिक्वायरमेंट है, विटामिन की रिक्वायरमेंट है, फाइबर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसने केवल चावल खा लिया तो वो डाइट उसका इम्बैलेंस डाइट हो गया। तो हमको क्या करना है कि हमको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अब बात आती है कि बैलेंस डाइट है क्या, व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हों, जो भी हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और वो करेक्ट अमाउंट में होने चाहिए। ये नहीं कि हम 1000 ग्राम कार्ब खा रहे हैं, 50 ग्राम फैट खा रहे हैं, 150 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी एज, हमारी वर्किंग कैपेसिटी, हमारी वेट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है। एक आपका फूड प्रोफाइल बनता है, एक आपका फूड डाइट चार्ट बनता है। उस चार्ट में मेन के लिए, वीमेन के लिए, वीमेन में भी जो अलग अलग जो सेडेंटरी वीमेन है, जो मॉडरेट वर्क करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, प्रेग्नेंट वीमेन क्या है के लिए, लैक्टेटिंग मैमल्स, ह्यूमन मैमल्स के लिए, और चाइल्ड में, और जो बॉयज और गर्ल्स जो होते हैं 13 एज से लेकर के 19 एज तक, उनमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स बैलेंस डाइट अलग अलग होती है। तो हर एज ग्रुप के लिए न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो करेक्ट अमाउंट में होने चाहिए और उनमें सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए।
ऐसे डाइट को हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। तो बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट अमाउंट फॉर द नीड्स ऑफ द बॉडी। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि ये बैलेंस्ड डाइट को कौन डिसाइड करेगा? तो बैलेंस्ड डाइट को एक तो WHO डिसाइड करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। इंडिया में जो बैलेंस डाइट डिसाइड किया जाता है वो ICMR के द्वारा किया जाता है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR करती है। तो बैलेंस डाइट को डिसाइड करने का काम वर्ल्ड लेवल पर WHO करता है और इंडिया में ICMR के द्वारा किया जाता है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये जो बैलेंस डाइट डिसाइड करती है उसको कहा जाता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, RDA कहा जाता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो अलग अलग एज ग्रुप में कितनी किलो कैलोरी पर डे चाहिए, कितने ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए, कितने ग्राम आपको फैट चाहिए, कितना आपको आयरन चाहिए, कितना आपको कैल्शियम चाहिए, कितना आपको आयोडीन चाहिए, कितना आपको फोलिक एसिड चाहिए, कितना आपको विटामिन ए चाहिए, ये सारी चीजें डिसाइड करता है RDA। और ये एक समय पर 5-5 साल पे या अलग अलग एक रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट को ग्राउंड लेवल पर जाकर के पहले उसका सर्वे किया जाता है कि किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितने अमाउंट में लोगों को देना चाहिए, अर्बन एरिया में क्या लेना चाहिए, रूरल एरिया में क्या लेना चाहिए, सेडेंटरी वर्क करने वाले को कितना लेना चाहिए, हार्ड वर्क करने वालों को क्या लेना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को क्या लेना चाहिए, और जो लैक्टेटिंग मदर हैं उनको क्या लेना चाहिए, टीनेजर्स को जो एडोलेसेंस स्टेज में हैं उनको क्या लेना चाहिए। और इसके लिए गाइडलाइंस डेली अमाउंट में जो है वो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि किस प्रकार से उसको लेना है, उसको GDA कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? GDA कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपने IAS बनने का सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा। अब आपको आगे ही बढ़ना है, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। तो अगर आप डिसाइड कर लिए हैं कि हमको अब IAS बनना है तो आपको उसी रास्ते पे चलना है। वापस आने में जहां से आप चले थे अगर वहां वापस आते हैं, हो सकता है उससे कम दूरी पर आपका IAS आपका इंतजार कर रहा हो। तो इस चीज को आपको, मोटिवेशनल चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये भी किसी ने कहा है कि IAS के एग्जाम का बस इतना फसाना है, कागज की कॉपी है, बारिश का जमाना है, फिर से दर्द है, आंखों में नमी है, फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बात आती है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, हमको हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो कितने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, इसको हमको ध्यान में रखना है। तो जो RDA है उन्होंने डिसाइड किया है कि 6 न्यूट्रिएंट्स की हमको पर डे रिक्वायरमेंट होती है। 6 न्यूट्रिएंट्स की हमको पर डे रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको याद रखना है। एक आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट या लिपिड्स, प्रोटीन, मिनरल्स, एलिमेंट्स, विटामिन्स और वाटर, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो पर डे हमको 6 न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और लिपिड, और इसके अलावा आपको वाटर की। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते थे बेटा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स और वाटर। 6 न्यूट्रिएंट्स हमको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। ये 6 हमको ध्यान में रखना है। 6 न्यूट्रिएंट्स हमको जरूर लेने चाहिए। हमारे बैलेंस डाइट में ये 6 न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए।
और ये प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम बनी रहेगी, कहीं बॉडी में पेन बना रहेगा, कहीं आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी, कहीं आपको फीवर रहेगा, कहीं आपको वीकनेस लगती रहेगी, कहीं आपको सुबह उठने का मन नहीं करेगा, कहीं आपको लेजीनेस आपको फील होगा। तो ये चीजें आपकी हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और उस कमी को हम दूर कर सकते हैं ये 6 न्यूट्रिएंट्स को एक मिनिमम अमाउंट में, एक ऑप्टिमम अमाउंट में लेकर के इन प्रॉब्लम्स को हम दूर करेंगे। इनको हमको ध्यान में रखना है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि सभी न्यूट्रिएंट्स को हमको इक्वल अमाउंट में लेना होता है। हर न्यूट्रिएंट्स को हमको इक्वल अमाउंट में नहीं लेना है। कुछ अमाउंट्स ऐसे होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमको ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आपकी थाली में क्या होती है, आपकी रोटी दिखती है, चावल दिखता है। ये क्या होता है, ये बल्क अमाउंट में होता है। दाल आपकी कटोरी में होती है, ये क्या होता है, ये बल्क अमाउंट में होता है। तो हमको दो तरह से न्यूट्रिएंट्स को हम लोग खाते हैं, एक ज्यादा अमाउंट में हमको जरूरत होती है और एक हमको कम अमाउंट में जरूरत होती है। एक हमको कम अमाउंट में और एक हमको अधिक अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो अधिक में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने रोटी खाई, रोटी हो गया, चावल हो गया और दाल हो गया, ये हमको अधिक मात्रा में चाहिए होता है। तो रोटी और चावल से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दाल से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और एक चीज हमको और अधिक मात्रा में देखते हैं, जैसे हम घी वगैरह है या तेल वगैरह है, उसको भी हम लोग अधिक मात्रा में देखते हैं, घी और तेल। इससे हमको क्या मिलता है, फैट यानी कि वसा मिलती है। तो जिन चीजों को हमको अधिक अमाउंट में लेना होता है उनको हम लोग क्या कह देते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि प्रोटीन क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो हमको कहां से मिलेगी, दाल से मिलेगा। फैट कहां से मिलेगा हमको, हमको घी और तेल से मिलेगा, ये भी क्या है अधिक मात्रा में। और कार्बोहाइड्रेट को कहां से मिलेगा, गेहूं अनाज से मिलेगा, यानी कि रोटी से मिलेगा। और किससे मिलेगा, चावल से मिलेगा और आलू से मिलेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो हमको अधिक अमाउंट में चाहिए होता है पर डे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनमें भी अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे ज्यादा हमको कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद हमको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है और सबसे कम हमको फैट की रिक्वायरमेंट होती है। लगभग 450 ग्राम तक हमको कार्ब चाहिए होता है पर डे, प्रोटीन लगभग 70 से 80 ग्राम चाहिए होती है और फैट हमको लगभग 30 से 35 ग्राम फैट की रिक्वायरमेंट पर डे होनी चाहिए एडल्ट को। 60 किलोग्राम का कोई पर्सन है, एज के अकॉर्डिंग ये घटता बढ़ता रहेगा। इस चीज को ध्यान, ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल का बच्चा है, कोई 12 साल का है, कोई 18 साल का है तो वो इतना खा लेगा। ये एडल्ट पर्सन के लिए बता रहा हूं। एडल्ट पर्सन को पर डे 450 ग्राम कार्ब, 7 to 80 ग्राम प्रोटीन और 3 to 30 to 35 ग्राम फैट हमको लेना होता है। ठीक है, फिर बात आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि जिनको हमको कम अमाउंट में, यानी कि जो हमारे फूड में दिखते नहीं है। जैसे आप देखा होगा नमक, नमक खाने में कहां दिखता है, तो वो क्या हो गए आपके मिनरल्स हो गए। उसमें आयरन कहीं दिखता है, कैल्शियम कहीं दिखता है, आयोडीन कहीं दिखता है, सोडियम कहीं दिखता है, क्लोरीन कहीं दिखता है, नहीं दिखता है। तो मिनरल्स जिसको ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है। विटामिन कहीं हमको दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। तो जिनको हमको, जो सब्जी हो गई, सब्जी में जो मिनरल्स है, जो विटामिन है, जो कम अमाउंट में हमको चाहिए होता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। यानी कि हमारी बॉडी को जो सबसे कम, ये से मिनरल्स को हमको ग्राम में चाहिए होता है, ग्राम्स, माइक्रोग्राम में चाहिए होता है, माइक्रोग्राम्स में। और मिलीग्राम्स में। और विटामिन को हमको माइक्रोग्राम में चाहिए होता है, ये ध्यान रखिएगा, माइक्रोग्राम में। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमको ग्राम में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमको ग्राम में चाहिए होता है,
और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमको मिनरल्स को मिलीग्राम में चाहिए होता है, और विटामिन्स को हमको माइक्रोग्राम में रिक्वायरमेंट होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में आपके पूछ सकता है, तो इन सब चीजों को आपको बेटा ध्यान रखना है। तो हौसले को अपने बुलंद रखना है, तैयारी को अगर आपने शुरू कर दिया है तो इसको अंजाम तक पहुंचाना है। कहा भी गया है अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का आईएएस का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो हमको पूरा अपने को एनर्जाइज करके रखना है, और अपने लक्ष्य तक प्राप्त जब तक नहीं प्राप्त होगा तब तक हम अपने आप को चैन से नहीं बैठने देंगे। एनर्जी के साथ चीजों को ठान लेंगे कि हमको वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है। तड़प होनी चाहिए आईएएस बनने के लिए। सोचने को तो सभी सोचते हैं आईएएस बनने की बाबू, हर कोई सोच लेता है कि हम आईएएस बनेंगे, लेकिन जब तक आपके अंदर तड़प नहीं आएगी तब तक आपको नहीं मिलेगा। आईएएस बनने की सोचने को तो दुनिया सोच सकती है, सोचने में क्या जाता है, लेकिन सोचने से और पाने में जो एक स्ट्रगल है, जो ये तड़प है, वो जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप चीजों को उस दिशा में ले जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो आप हम लोगों के साथ जुड़िए, हम लोगों के कंटेंट को देखिए, हम लोगों के साथ तैयारी कीजिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। अब बात आती है कि न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट की हम लोग बात करेंगे कि पहला कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट जो है कौन सा है जिसको हमको सबसे अधिक अमाउंट में चाहिए होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:2:1 का होता है। यानी कि CnH2nOn कह देते हैं इसको हम ऐसे कह देते हैं कि अगर एक कार्बन की रिक्वायरमेंट है तो 2 हाइड्रोजन की और 1 ऑक्सीजन की। जैसे हम सिंपल ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में क्या है, 6 कार्बन होते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2n है तो 12 हो जाएंगे, और O 6 हो जाता है। तो ये इसका क्या होता है, सिंपल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला। इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का अगर रेशियो कहा जाए तो कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, 1:2:1 का यहाँ पर क्या होता है, रेशियो होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं 3 एलिमेंट से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक मिल करके एक यूनिट बनाते हैं, सिंगल शुगर यूनिट बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कह देंगे, ग्लूकोज कह देते हैं। और ये ग्लूकोज क्या होते हैं, शुगर के यूनिट क्या करते हैं, आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अपने को अरेंज करके क्या बनाएंगे, शुगर बनाते हैं, शुगर यूनिट बनाते हैं। शुगर यूनिट को हम लोग क्या कह देते हैं, सैकेराइड। सैकेराइड क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड होता है। और ये सैकेराइड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उनसे डाइसैकेराइड बन सकता है। डाइसैकेराइड का मतलब होता है कि 2 शुगर के यूनिट जुड़ गए हैं, और जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो क्या कह देते हैं उनको, पॉलीसैकेराइड कह देते हैं, पॉलीसैकेराइड कह देते हैं। और पॉलीसैकेराइड ही क्या कहलाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है, जो एलिमेंट्स है, जो सिंपल जो उसके यूनिट है, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। शुगर यूनिट जो होती है वो इनसे मिलके बनी होती है। शुगर यूनिट मिलकर के क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड बनाते हैं, और इसके अलावा और जुड़ जाएंगे तो क्या बनेंगे, पॉलीसैकेराइड बन जाएंगे। यानी कि उनको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इनको ध्यान में किया, क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब बात आती है कि कितने तरह के होते हैं। मैंने बताया आपको कि ये 2 तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 2 तरह डिवाइड कर सकते हैं, या 3 तरह से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड, मोनो
सैकेराइड कहते हैं, मोनोसैकेराइड। एक क्या होते हैं, डाई सैकेराइड होते हैं, और एक क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है सिंगल शुगर यूनिट से मिला होता है, सिंगल शुगर यूनिट होगा। यहां पर क्या होंगे, 2 शुगर यूनिट होंगे, 2 शुगर यूनिट से मिलकर बने होंगे। ये क्या होंगे, मैनी शुगर यूनिट से मिलकर के बने होंगे। यानी कि पॉलीसैकेराइड जो होंगे उसमें बहुत सारे शुगर यूनिट होंगे, डाइसैकेराइड जो होंगे वो 2 शुगर यूनिट से बने होंगे, और जो मोनोसैकेराइड होंगे वो सिंगल शुगर से बने होंगे। अब इनके एग्जाम्पल पूछेगा तो मोनोसैकेराइड में क्या आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, और क्या आ जाएगा, फ्रक्टोज आ जाता है, ग्लूकोज आ जाएगा, फ्रक्टोज आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, गैलेक्टोज आ जाता है, और क्या आ जाएगा, राइबोज आ जाता है। ये सब क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड, और इन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, शुगर कह देते हैं। क्या कह देंगे, शुगर कह देंगे। डाइसैकेराइड जो होते हैं, डाइसैकेराइड जो होते हैं, इसमें क्या आता है, इसमें लैक्टोज आता है, इसमें क्या आता है, माल्टोज आता है, और क्या आएगा, माल्टोज आता है, और क्या आता है, और इसमें सुक्रोज आता है। क्या आएगा, और इसमें सुक्रोज आता है। और पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करेंगे तो पॉलीसैकेराइड में क्या क्या आएगा, एक तो आपका स्टार्च आता है, क्या आता है, स्टार्च आता है, आपका क्या आता है, इसमें सेलुलोज आता है, सेलुलोज आता है, और इसमें क्या आता है, इसमें आपका काइटिन आएगा, काइटिन आएगा, और क्या आएगा, इसमें ग्लाइकोजेन आता है। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके पॉलीसैकेराइड होते हैं। तो सिंपली जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग खाते हैं उनको हम लोग 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। शुगर्स मोनोसैकेराइड, स्टार्च और सेलुलोज क्या होते हैं, शुगर में हम लोग मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड इंक्लूड कर लेते हैं, और आपके जो सेलुलोज होते हैं वो आपके फाइबर और रफेज होते हैं। इनका क्या रोल होता है, इनको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहां से भी लगातार क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इनको हमको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम जो शुगर खाते हैं, खाने वाले कौन कौन से होते हैं, तो खाने वाले में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड जिनको हम लोग शुगर कहते हैं, स्टार्च होते हैं, और सेलुलोज होते हैं। इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग कार्ब खाते हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं। एक स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, एक हमारी बॉडी के लिए बुरे होते हैं। तो कौन सा कार्ब हमको खाना चाहिए और कौन सा कार्ब हमको नहीं खाना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गुड कार्ब की, तो गुड कार्ब में क्या आएगा, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, ऐसे वेजिटेबल जिनमें स्टार्च की सबसे कम अमाउंट होना चाहिए, उसको हमको खाना चाहिए। और स्टार्ची वेजिटेबल जिसमें स्टार्च हो, जैसे आपका पोटैटो हो गया, जैसे आपका रूट स्वीट पोटैटो हो गया, और फ्रूट्स खाने चाहिए आपको, और ग्रीन्स जो होते हैं, लीफी ग्रीन्स, इनको आपको खाना चाहिए। इसमें जो कार्ब होते हैं वो क्या होते हैं, वो गुड फैट, गुड कार्ब होते हैं। इनमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इसका वो कम होता है। और जो बैड फूड कार्ब होते हैं, जैसे सोडा आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, ये नहीं पीना चाहिए, ये बैड कार्ब होता है। अगर आप व्हाइट पास्ता खाते हैं, मैगी खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, या आप व्हाइट राइस खाते हैं, व्हाइट साल्ट खाते हैं, व्हाइट एग खाते हैं, अगर आप व्हाइट सॉल्ट खाते हैं, सॉल्ट छोड़ दीजिए उसमें क्या हो जाएगा, वो तो खैर अलग चीज, मिनरल्स हो गया। व्हाइट राइस अगर आप ले रहे हैं, इसमें भी क्या होता है, बैड कार्ब होता है। और सुगरी सेरल्स जो होते हैं, जो ऐसे सेरल जिसमें शुगर की ज्यादा मात्रा हो, उनको अगर आप ज्यादा लेते हैं तो ये सब बैड कार्ब में आते हैं, इनको हमको नहीं लेना चाहिए, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इनको हमको ध्यान में रखना। फाइब्रस फ्रूट और वेजिटेबल्स अच्छे होते हैं, व्हाइट फूड्स जो होते हैं वो हमारे लिए कम अच्छे होते हैं। आटा हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, इनको हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं।
इनको आपको ध्यान में रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स क्या होते हैं? शुगर जो होती है वो आपकी फ्रूट में पाई जाएगी, शहद में पाई जाएगी, टेबल शुगर जो हम लोग खाते हैं, चीनी वगैरह, केक लेते हैं उसमें आपको शुगर मिलेगा, बिस्किट में मिलेगा, मिठाई में मिलती है, जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं उनमें मिलती है, जैम में मिलती है। इनमें आपको शुगर के कंटेंट मिलेंगे। इनको खाने से आपको डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड आपको मिलते हैं। इनको खाने से आपको ग्लूकोज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा, अगर आप और गैलेक्टोज मिलेगा। ये चीजें आपको यहां से मिलती हैं। स्टार्च हमको कहां से मिलता है? सबसे अधिक हमको पोटैटो से मिलेगा, आलू से मिलता है, ब्रेड से मिलता है, राइस से मिलता है और हमको पास्ता से मिलता है। तो ये स्टार्च का सोर्स हो गया। सेलुलोज जो होता है वो हमारी बॉडी में हमको एनर्जी नहीं देता है। ये हमको मैक्सिमम फ्रूट्स जो खाते हैं छिलके वाले उनसे मिलेगा, वेजिटेबल से मिलेगा, होल सीरियल से मिलेगा, सीड जो भी खाते हैं हम लोग उनसे मिलेगा, नट्स से मिलता है, बीन से मिलता है, ब्राउन ब्रेड से मिलता है, ब्राउन राइस से मिलेगा, हाई फाइबर ब्रेकफास्ट सीरियल से मिलेगा। इन सब चीजों से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट का सेलुलोज मिलता है। इनको हमको याद रखना है। ये आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो अलग अलग चीजें जो होंगी हमको यहाँ पर देखिए, ये जैम्स हो गया, ये हनी हो गया, बिस्किट हो गया, ये आपका केक हो गया, जूस हो गया, आपका जो जैम है, ब्राउन राइस है या राइस है, पोटैटो है, नट्स है, यहाँ पर पल्स है, ये आपका फ्रूट्स है या आपके रूट्स हैं। ये सब चीजों से आपको यहाँ पर रिच अमाउंट में आपके कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेंगे। इनको आपको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स थे। हम लोग आज इस क्लास को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे को चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि और जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे लिपिड है और आपका प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, उनके सोर्स क्या होते हैं, वो हमको कैसे मिलेंगे, उनको हम कैसे उनको खाते हैं, कितने अमाउंट में खाना चाहिए, इन सब बातों का हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसी के साथ हम लोग एक कोटेशन के साथ हम लोग इसको सेशन को समाप्त करेंगे। कामयाब होना कोई बड़ों का खेल नहीं, ये बच्चों का खेल है। और अगर तुम मान लो कि सक्सेसफुल होना बच्चों का खेल है तो क्या होगा? सक्सेसफुल हो जाओगे। हम ये मान लेते हैं कि सफल होना बहुत बड़ी चीज है। अगर हम ये मान लें कि ये बच्चों का खेल है और अगर हम बच्चे हैं तो हम सफल जल्दी हो जाएंगे। तो आप अपने आप को मान लीजिए कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं कि हम अभी बच्चे हैं, और सफल बच्चे होते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज सक्सेसफुल नहीं होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। गुड डे।